हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड। इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन रह गए उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपने को पूरा करने में इन्वेस्ट करे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका जो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ आपके काम आ जाए। अगर आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका भी नुकसान कर रहे हो और सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हो। इससे बेटर आप अपने टाइम का यूटिलाइज करो। यूटिलाइज अगर आप अपने टाइम का करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और आपको फेलियर ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने टाइम का यूटिलाइज करना सीख लो, नहीं तो फिर टाइम अपने को सिखा देगा। चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन, फटाफट सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन है। इफ ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड्स डेवलप्स टेंडरनेस, वार्मथ, इरिथमा एंड पेन एट द साइट, द नर्स सस्पेक्ट्स। एक ऐसा क्लाइंट है जिसको आईवी फ्लूइड चल रहा है और आईवी साइट पे आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे टेंडरनेस, वार्मथ, इरिथमा एंड पेन एट द साइट। तो एज नर्स आपको पता है कि ये किसकी वजह से हुआ है। ये एम्स नॉर्सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। ए सेप्सिस, बी फ्लेबाइटिस, सी इन्फिल्ट्रेशन, डी फ्लूइड ओवरलोड। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लेबाइटिस। ये किस में देखने को मिलते हैं? फ्लेबाइटिस के अंदर। फ्रेंड्स, आपको बताना है इन्फिल्ट्रेशन में कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। कमेंट करके आपको जरूर बताना है, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट, एंथ्रेकोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। जो एंथ्रेकोसिस है वो क्या है? एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन। ये किसके इनहेलेशन की वजह से कॉज होती है? ऑप्शन ए कॉल पार्टिकल्स, बी कॉटन डस्ट, सी सिलिकॉन डस्ट, डी शुगर कैन डस्ट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉल डस्ट या फिर कॉल डस्ट पार्टिकल्स। आप दोनों वर्ड बोल सकते हो, कॉल डस्ट पार्टिकल्स या फिर कॉल पार्टिकल्स। एंथ्रेकोसिस कॉल पार्टिकल्स के इनहेलेशन की वजह से होता है। अगर आपको पूछा जाए कि कॉटन डस्ट के इनहेलेशन की वजह से क्या होता है तो आपको आंसर करना है बी सिनोसिस। अगर आपको पूछा जाए जो सिलिकॉन डस्ट है उसके इनहेलेशन की वजह से क्या होता है तो आपको आंसर करना है सिलिकोसिस। अगर आपको पूछा जाए कि शुगर कैन डस्ट के इनहेलेशन की वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है तो आपको आंसर करना है फिर बेगोसिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, आपको इनमें से बताना है। मैंने 4 नाम बताए, सिलिकोसिस, बिसिनोसिस, बेगोसिस एंड एंथ्रेकोसिस। इनमें से आपको ये बताना है, इनमें से मंडे फीवर को किस नाम से जाना जाता है? मंडे फीवर को किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन मैंने बता दिए, बिसिनोसिस, एंथ्रेकोसिस, बेगोसिस, सिलिकोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर रेबीज फ्री जोन कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लक्षद्वीप, डी गोवा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जो रेबीज फ्री जोन है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं कि रेबीज फ्री कंट्री इन वर्ल्ड, विश्व के अंदर रेबीज फ्री कंट्री कौन सी है, आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम द नर्स अलाउज एन आईवी कैनुला टू इन्फ्यूज इनटू पेशेंट। एक पेशेंट है जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम द नर्स अलाउज एन आईवी कैनुला टू इन्फ्यूज इनटू पेशेंट। एक पेशेंट को आईवी कैनुला के थ्रू आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज किया जा रहा है, तो नर्स कब तक उस आईवी कैनुला को उस पेशेंट को लगाकर वो आईवी फ्लूइड दे सकती है? ऑप्शन ए 16 आवर्स, बी 42 आवर्स, सी 72 आवर्स, डी 24 आवर्स। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 72 आवर्स। यानी कि 72 घंटे तक नर्स वो आईवी कैनुला एक जगह पर लगाकर आईवी फ्लूइड दे सकती है। 72 घंटे बाद में आईवी कैनुला को हटा देना है और दूसरी जगह आईवी कैनुला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपको ये पूछा जा सकता है। MRSA का पूरा नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन क्या है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। MRSA किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए एस्पायरेशन निमोनिया, बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया,
सी कॉमनली एक्वायर्ड निमोनिया, डी अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो चिकनगुनिया की स्पीसीज होती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ए फ्लेविविरिडी, बी टोगाविरिडी, सी बुनियाविडेक, डी रिवोविरिडी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टोगाविरिडी। अगर आपको मैं पूछूं डेंगू एंड येलो फीवर स्पीसीज, डेंगू एंड येलो फीवर स्पीसीज कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ऑप्शन आपके सामने यही है, आंसर आपको बता देना है। नेक्स्ट है द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनलिन इंक्लूड्स। जो एड्रेनलिन होती है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ऑप्शन ए वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, बी वेजोडाइलेशन, सी इंक्रीज इन हार्ट रेट, डी ए एंड सी बोथ। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज हार्ट रेट दोनों ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं एड्रेनलिन ड्रग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जियोफेजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखना फ्रेंड्स। जियोफेजिया आपको पाइका ना देकर आपको जियोफेजिया वर्ड भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जियोफेजिया या फिर पाइका, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, सी पर्नीशियस एनीमिया, डी स्कर्वी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पाइका इज ऑल्सो नोन एज जियोफेजिया। आपको पता होगा पाइका के अंदर क्या होता है, नॉन इरिटेंट फूड्स वगैरह जो कंटेंट होते हैं वो जो पेशेंट हो खाता रहता है, जैसे सैंड हुई, सोइल हुई, चौक हुई, ऐसे जो नॉन ईटिंग फूड होते हैं वो पेशेंट है वो खाता रहता है, और इसी टर्म को जियोफेजिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर नेसेसरी मैनेजमेंट ऑफ पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए सभी नेसेसरी होते हैं एक्सेप्ट सी। एक क्वेश्चन पूछा गया ए को छोड़कर। ऑप्शन ए कैलोरीज, बी प्रोटीन, सी फ्लूइड, डी कैल्शियम। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम को छोड़कर सभी जो कैलोरीज है, प्रोटीन है और फ्लूइड है वो सभी जो पीईएम है उसके मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गिविंग पैनक्रिएटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब किसी पेशेंट को पैनक्रिएटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है उससे पहले नर्सेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? ए गिव बिफोर फूड, बी गिव आफ्टर फूड, सी गिव विथ H2O, डी गिव विथ फूड। नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गिव विथ फूड। जब भी पैनक्रिएटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी पर्सन को दी जाती है तो नर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये थेरेपी फूड के साथ में दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर विच कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो जीटीटी टेस्ट किया जाता है वो किस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होता है? ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी लैक्टोज इंटॉलरेंस, सी सीलियक डिजीज, डी इंटुससेप्शन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोज इंटॉलरेंस। जीटीटी लैक्टोज इंटॉलरेंस का कंफर्मेटिव टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ हिचस्प्रंग डिजीज। जो हिचस्प्रंग डिजीज है उसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस आपको बताना है। ए रेक्टल बायोप्सी, बी बेरियम एनिमा, सी यूएसजी, डी एक्सरे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेक्टल बायोप्सी। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ द CSF फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल बाय द। जो CSF होता है उसका फ्लो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रल एक्विडक्ट, बी फोरामिना ऑफ मुनरो, सी फोरामिना मिगेंडी, डी बेजल सिस्टेरिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू CSF का फ्लो है वो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी का मोस्ट कॉमन टाइप आपको बताना है। ए स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, बी डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, सी एटोनिक सेरिब्रल पाल्सी, डी मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस ऑफ किडनी एक्सेप्ट। इनमें से सभी
कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है किसकी, किडनी की, एक को छोड़कर। ए रीनल एजिनेसिस, बी रीनल हाइपोप्लेजिया, सी हाइड्रोनेफ्रोसिस, डी फिमोसिस। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फिमोसिस। बाकी सभी तीनों कंडीशन क्या है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ किडनी। फ्रेंड्स आपको बताना है फिमोसिस क्या होता है, फिमोसिस क्या होता है, फिर मैं आपको इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो मैं बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स आप जरूर बताइए, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपको मैं बताऊंगा, आप इसकी डेफिनेशन जरूर बताइए क्या होता है फिमोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल। वो कौन सा टेस्ट है जो यूज लिया जाता है और जिससे पता लगाया जाता है ऑकल्ट ब्लड किसके अंदर, स्टूल के अंदर अगर ऑकल्ट ब्लड की प्रेजेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ए बेंजोडिन टेस्ट, बी ऑर्थोटोलोडिन टेस्ट, सी गुआइक टेस्ट, डी बोनीज टेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुआइक टेस्ट। बोनीज टेस्ट मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, ऑर्थोटोलोडिन टेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, और ए बेंजोडिन टेस्ट आपको बताना है किसके अंदर बेंजोडिन टेस्ट किया जाता है। बोनीज टेस्ट मैं आपको जल्दी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न एक्सेप्ट। बर्न के सभी कॉम्प्लिकेशन है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, बी कर्लिंग अल्सर, सी हाइपोवोलेमिक शॉक, डी हाइपरवोलेमिक शॉक। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपरवोलेमिक शॉक। बर्न की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपरकैलेमिया, कर्लिंग अल्सर एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, बट हाइपरवोलेमिक शॉक इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली चॉइस ऑफ फ्लूइड फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। एक इन्फेंट है जिसको डायरिया हुआ है, उसके लिए इनिशियली चॉइस ऑफ फ्लूइड इनमें से कौन सा होगा। ए साल्ट वाटर, बी शुगर वाटर, सी डेक्सट्रोज, डी ORS। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिससे जो इन्फेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी टीबी की ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ए इथाम्ब्यूटोल, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी आइसोनियाजाइड, डी पायरिजिनामाइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हीमोफीलिया इज। हीमोफीलिया के लिए इनमें से कौन सा एक बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। ए ब्लीडिंग टाइम, बी थ्रोम्बिन टाइम, सी APTT, डी क्लॉटिंग टाइम। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन ए प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ए थ्रोम्बोसाइक्लोपीनिया, बी वॉन विलब्रेंड्स डिजीज, सी हीमोफीलिया, डी क्लॉटिंग टाइम। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लॉटिंग टाइम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये तीनों कंडीशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर की है हीमोफीलिया के अंदर, और जो वॉन विलबर्स डिजीज है इनके अंदर क्या होता है, जो थ्रोम्बस है वो बनता नहीं है, जो ब्लीडिंग जब भी होती है वो कंटिन्यूस होती रहती है। उसमें क्या होता है, दोनों के अंदर जो 8 नंबर फैक्टर होता है 8th नंबर, उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्लॉटिंग टाइम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीफर्ड पोजीशन फॉर नर्सिंग बेबीज विथ GERD इज। अगर GERD का कोई एक बच्चा आपके पास में आता है तो एज ए नर्स आप उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे। ए हेड डाउन, बी हेड एलिवेटेड, सी लेटरल, डी राइट लेटरल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेड एलिवेटेड। उसका जो हेड है वो एलिवेटेड होना चाहिए ताकि उसको जो रिगर्जिटेशन हो रहा है वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। बॉयज के अंदर फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। ए टेस्टिस एनलार्जमेंट, बी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, सी पेनिस एनलार्जमेंट, डी स्क्रोटम एनलार्जमेंट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टेस्टिस एनलार्जमेंट।
प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है बॉयज़ के अंदर टेस्टिस एनलार्जमेंट। फ्रेंड्स आपको बताना है गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है, प्यूबार्की, मिनार्की, थिलार्की, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ए चाइल्ड। इनमें से अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है किसी बच्चे का तो कौन सा इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेट करता है? ए मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, बी हेड सर्कमफ्रेंस, सी चेस्ट सर्कमफ्रेंस, डी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एक बेस्ट इंडिकेटर है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ बच्चे का वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट कलर सिक्रेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड फाउंड ऑन द न्यूबॉर्न बेबीज इज नोन एज। सीबेशियस ग्लैंड से क्या होता है? व्हाइट कलर का सिक्रेशन होता है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ पे आपको व्हाइट कलर जो चीजी लाइक सब्सटेंस वगैरह दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाता है? ए मेलिया, बी वर्निक्स कैसियोसा, सी स्ट्रोक बाइट, डी प्यूरप्यूरा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्निक्स कैसियोसा। आपने पढ़ा भी होगा ओबीजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलियन ब्लू स्पॉट्स विल डिसअपियर्स ड्यूरिंग विच एज। जो मंगोलियन ब्लू स्पॉट्स है वो कब तक डिसअपियर हो जाते हैं, कौन सी एज तक डिसअपियर हो जाते हैं? ए 2 to 4 month, बी 4 to 6 month, सी 6 to 12 months, डी 12 to 18 months। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी 12 to 18 months। 12 से लेकर 18 महीने तक जो मंगोलियन ब्लू स्पॉट्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीज रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग स्कूल एज। अगर आपको पूछा जाए जो कैलोरीज की रिक्रूटमेंट होती है स्कूल एज के दौरान, यानी कि जब स्कूल एज होती है बच्चों की, उस दौरान कैलोरीज की कितनी रिक्रूटमेंट होती है? ए 70 कैलोरीज पर केजी पर वेट, बी 80 कैलोरीज पर केजी पर वेट, सी 90 कैलोरी पर केजी पर वेट, डी 100 कैलोरी पर केजी पर वेट। आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए 70 कैलोरी पर केजी पर वेट। अगर कोई जो बच्चा है वो 15 केजी का है तो 15 को आप 7 से गुना कर लीजिए, वो देख लेना जितनी जो अमाउंट आती है वो अमाउंट क्या होगी उस बच्चे के लिए डेली रिक्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यू बॉर्न। यानी कि जो न्यू बॉर्न है उसको सबसे पहले कब नहलाना चाहिए, यानी कि बेस्ट टाइम उसके लिए कौन सा होता है? ए इमीडिएट आफ्टर बर्थ, जैसे बर्थ हुआ उसको नहलाना है। बी फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ, पहले जो 24 घंटे होते हैं बर्थ के बाद के वहाँ तब नहलाना है। सी 48 to 72 आवर्स ऑफ बर्थ, 48 से 72 घंटे के अंदर उसको नहलाना है। डी एनी टाइम, कभी भी आप नहला सकते हो। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 48 to 72 आवर्स ऑफ बर्थ। 48 से लेकर 72 घंटे के बाद ही आपको जो बेबी डिलीवर हुआ उसको नहलाना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसे जो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं वही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्रीजर कंपार्टमेंट वैक्सीन। इनमें से कौन सी फ्रीजर कंपार्टमेंट वैक्सीन है या फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाती है? ए डीपीटी, बी बीसीजी, सी टाइफॉइड, डी पोलियो। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी पोलियो। पोलियो क्या है? एक फ्रीजर कंपार्टमेंट वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर फीचर ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक्सेप्ट। सभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के क्या है फीचर है एक को छोड़कर? ए वाटर डायरिया, बी वॉमिटिंग, सी हाई फीवर, डी कन्वर्जेंस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाटर डायरिया। वाटर डायरिया को छोड़कर सभी क्या है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के फीचर्स? कन्वर्जेंस, हाई फीवर एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइल्यूटेड बीसीजी वैक्सीन कैन यूज विद इन। अगर बीसीजी वैक्सीन को आप डाइल्यूट कर देते हो, फ्रेंड्स आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट किया जाता है? आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के बाद कब तक यूज ले लेनी चाहिए? ऑप्शन है ए 2 आवर्स, बी 3 आवर्स, सी 4 आवर्स, डी 6 आवर्स। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी 6 आवर्स। जब आप बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट कर लेते हो तो उसका यूज आप 6 घंटे के अंदर अंदर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आप भी ध्यान रखना, वैक्सीन से भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। जो डीपीटी वैक्सीन आप लगाते हो किसी बच्चे के अंदर वो सभी कंडीशंस के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एक को छोड़कर। ए टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी कन्वल्जन्स, सी परसिस्टेंट क्राइंग, डी वॉमिटिंग। अगर बेबी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है आपको यूज़ नहीं करनी है। कन्वर्जन अगर बेबी को आ रहे हैं तो आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर परसिस्टेंट क्राई कर रहा है तो भी आपको डीपीटी वैक्सीन यूज़ नहीं करनी है। इन तीनों कंडीशन में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉमिटिंग। अगर बेबी को वॉमिटिंग हो रही है तो आप डीपीटी वैक्सीन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर डोज ऑफ मिजल्स कैन गिव एट द एज ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। जो मिजल्स की बूस्टर डोज होती है वो कितनी एज पे दी जाती है। ए 16 to 20 months, B 16 to 24 months, C 12 to 16 months, D 10 to 12 months। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 to 24 months। 16 से 24 महीने के अंदर अंदर जो मिजल्स की बूस्टर डोज होती है वो दे दी जाती है। नेक्स्ट है पेयर्स पैचेज आर फाउंड इन। जो पेयर्स पैचेज वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ए स्टोमक, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लीवर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल वाज लॉन्च्ड इन द ईयर्स ऑफ। जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स है BFHI वो कब लॉन्च किया गया था। ए 1992, बी 1975, सी 1980, डी 1991। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1991। 1991 को BFHI लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है इफ द न्यूबॉर्न हैविंग ए 1 एक्स्ट्रा फिंगर्स इन द हैंड इज नोन एज। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एक एक्स्ट्रा फिंगर हाथ के अंदर आ चुकी है उस टर्म को क्या कहा जाता है। ए कंजेनाइटल एनोमली, बी सिंडेक्टली, सी पॉलीडेक्टली, डी एजिनेसिस। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीडेक्टली। फ्रेंड्स आपको बताना है सिंडेक्टली किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड रूम टेम्परेचर फॉर मेंटेनिंग वार्मथ फॉर न्यूनेट्स इज। जहाँ पर न्यूनेट्स को रखा जाता है उन न्यूनेट्स को वार्मथ रखने के लिए जो मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए। ए 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 34 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड उस रूम का टेम्परेचर आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन ए न्यूनेट इज डिफाइंड एज एन एक्सिलरी टेम्परेचर। जब आप न्यूनेट का एक्सिलरी टेम्परेचर आप लेते हो वो कौन सी फाइंडिंग है जो मॉडरेट हाइपोथर्मिया को इंडिकेट करती है। ए लेस देन 34 डिग्री सेंटीग्रेड, बी लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 36 to 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 32 to 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी 32 to 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फाइंडिंग आती है यानी कि टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो आता है तो आप समझ जाना उस न्यूनेट को मॉडरेट हाइपोथर्मिया हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया टू द इन्फेंट शुड फोकस ऑन। जो हाइपोथर्मिया होता है जब इन्फेंट को तो उसके प्रिवेंशन के लिए आप किस पे फोकस करोगे। ए कंगारू मदर केयर, बी कीपिंग द रूम वार्म, सी एंश्योर एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। KMC आपको देनी है, रूम को वार्म रखना है और एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग आपको इंटरमिटेंट करवाते रहना है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है मिजल्स का। ए 7 डेज, बी 10 डेज, सी 14 डेज, डी 21 डेज। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड मिजल्स का कितना होता है 10 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट टू मेन। देखिए जो इन्फेक्टेड जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट होता रहता है मेंस के अंदर। ये क्या कोज करता है। ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी डेंगू, डी कालाजार। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी फाइलेरिया। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या कोज करता है फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी रिफिल टाइम चेक इन इन्फेंट बेस्ट साइट इज।
जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो इन्फेंट्स के अंदर जब चेक किया जाता है तो उसके लिए कौन सी साइट आपको यूज करनी है, यानी कौन सी साइट से आप चेक करोगे, बेस्ट साइट कौन सी है। ए नेल बेड, बी स्टर्नम, सी ईयर, डी ग्रेट टो। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी स्टर्नम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब इन्फेंट्स के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम चेक किया जाता है तो कौन सी साइट से किया जाता है, वो स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंटेशन विच इज एप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी। इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन है जो सेफ डिलीवरी के लिए सही है। ए फेस, बी ब्रिज, सी वर्टेक्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सेफ डिलीवरी के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनेट विथ रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया इज एसोसिएटेड विथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूनेट्स के अंदर रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया ये आई का डिसऑर्डर है जो किससे जुड़ा हुआ है, यानी किसकी वजह से होता है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया न्यूनेट्स के अंदर। ए हाइपोक्सिया, बी हाइपोकैप्निया, सी हाइपोक्सीमिया, डी हाइपरऑक्सीमिया। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी हाइपरऑक्सीमिया। अगर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर न्यूनेट के अंदर क्या होता है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्ट डिजीज इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ रूबेला इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी हार्ट डिजीज है जो रूबेला इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है। ए PDA, बी VSD, सी ASD, डी TGA। यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है आपको ऑप्शन ए PDA पेटेंट डक्टस आर्टियोसस रूबेला इन्फेक्शन से जुड़ी हुई डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट शेप्ड हार्ट इज फाउंड इन विच कंडीशन। बूट शेप्ड हार्ट इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ए VSD, बी TOF, सी ASD, डी TGA। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी TOF। इसका फुल फॉर्म भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है या नहीं है। तो फ्रेंड्स बूट शेप्ड हार्ट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, TOF के अंदर। सभी जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है सभी के नाम आपको फुल फॉर्म में भेजने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ साल्ट इनटू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर साल्ट की अमाउंट कितनी होती है। ए 0.25%, बी 0.45%, सी 0.75%, डी 0.90%। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 0.90%। 0.90% साल्ट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन सिक्रेटेड बाय इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है और कौन से पार्ट में होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, टेल वाले पार्ट में होती है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है। ए प्रोजेस्टेरोन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन, डी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी इंसुलिन। फ्रेंड्स आपको ये बताना है इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सिस्टेमिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज ग्रुप एंड कम्युनिटी। जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल फैमिलीज ग्रुप एंड कम्युनिटी के अंदर, जो भी प्लानिंग के मेथड उनको बताए जाते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से, इसके लिए कौन सा एक टर्म है जो बेस्ट इनको डिस्क्राइब करता है। ए असेसमेंट, बी नर्सिंग प्रोसेस, सी डायग्नोसिस, डी इम्प्लीमेंटेशन। ये सभी जो तीन ऑप्शन है असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये किसके है, नर्सिंग प्रोसेस के। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन द नर्स इज ऑर्डर्ड टू एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन कैप्सूल TIDPO. The nurse should give the medication A 3 times a day orally, B 3 times a day after meals, C 2 times a day by mouth, D 2 times a day before meals. यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए 3 times a day डे orally. फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एम्पिसिलिन कैप्सूल है वो कब दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है। TIDPO, PO का मीन्स होता है पर orally, TID का मीन्स होता है 3 टाइम। तो इसमें आपको नर्स को जो रोल है वो पूछा गया है कि वो मेडिसिन कैसे देगी। तो आपको ध्यान रखना है TID का मतलब होता है 3 टाइम और PO का मतलब होता है पर ओरली। तो 3 टाइम ए डे ओरली आपको मेडिकेशन देनी है। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHO में ही नहीं, बाकी जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें भी इनमें से पूछे जाएंगे। ये मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि CHO के लिए ही मैं जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो बना रहा हूँ। ये मैं सिर्फ आपको जो CHO है, अभी एग्जाम आने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि CHO से रिगार्डिंग में मॉडल टेस्ट पेपर बना रहा हूँ। बट इनमें से जो भी नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके अंदर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच।